तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज सैटरडे, हालांकि कहानी आजकल रिकॉर्डेड होती है इसलिए ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बजरंगी भाईजान फिल्म देखी होगी, मैंने भी देखी। हालांकि मैं यहाँ पे ये राय दूँ कि सलमान खान की बहुत सारी फिल्में देखी, लेकिन अगर किसी फिल्म में सलमान खान थोड़े से एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए तो मुझे लगता है वो शायद बजरंगी भाईजान ही है। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि बजरंगी भाईजान की जो पूरी फिल्म थी, जो कहानी थी, वो कहानी कहीं हकीकत की दुनिया से ली गई थी। उसमें एक बच्ची थी जिसका नाम मुन्नी था, जो बोल नहीं सकती थी, और कैसे वो हिंदुस्तान आ जाती है, उसके बाद उसको पाकिस्तान छोड़ना होता है। ये कहानी का थीम था। और सलमान खान फिर किस तरीके से पाकिस्तान पहुंचते। कहते हैं कि बजरंगी भाईजान जिंदगी की एक असली कहानी पे फिल्म बनी थी, बस थोड़ी सी कहानी और किरदार सब पलट दिए गए थे। असल में वो बच्ची पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं आई थी, बल्कि एक बच्ची थी जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई थी। पूरी कहानी क्या है ये आपको मैं सुनाता हूं। बात 2002 या 3 की है। 12 साल की, 11 या 12 साल की एक बच्ची लाहौर में मिलती है, लाहौर रेलवे स्टेशन पर। और इसके बाद वो पाकिस्तानी रेंजर्स के हाथ लगती है। क्योंकि बच्ची की उम्र 11-12 साल, मासूम सी छोटी सी बच्ची, तो ऐसा भी नहीं था कि कोई जासूस या कोई दुश्मन इस तरह की नज़रों से देखा जाता। तो पाकिस्तानी रेंजर्स लेते हैं, लेकिन अब वो बच्ची ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, मूक बधिर थी, डीफ एंड डम। तो पाकिस्तानी रेंजर्स उस बच्ची को लेते हैं, लेकिन अब उसे कहाँ रखें, छोटी सी बच्ची है, बड़ी मुश्किल सारे हालात। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसी सोशल वेलफेयर जो काम करते हैं, एनजीओ, उनको इस बच्ची को सौंप दिया जाए। तो लाहौर में कुछ लोग थे और उसके बाद पता चला कि एक कराची में ऐसी एक एनजीओ है जिसका नाम है ईधी वेलफेयर। तो इस बच्ची को, जिसकी उम्र 11-12 साल थी, ईदी वेलफेयर को सौंप दिया जाता है। और यह बच्ची कराची पहुंच जाती है। कराची में ईदी वेलफेयर पे एक शेल्टर होम में ये रहने लगती है। इस वेलफेयर के जो मालिक और मालकिन, वो इसको चलाते थे। ये एक बहुत बड़ा, पाकिस्तान में अच्छा खासा इसका नाम था। इसकी जो ओनर थी उनका नाम बिल्किस था। अब ये बच्ची वहां पहुंचती है, बिल्किस उस बच्ची को देखती हैं, वहां पे रखती हैं। बाकी भी और बच्चे थे इस तरह के बेसहारे और यतीम, या जिनको छोड़ दिया गया, जिनका पता नहीं था। धीरे धीरे इस बच्ची से बिल्किस को लगाव होना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो उस बच्ची का नाम रखती हैं फातिमा। अब फातिमा वक्त के साथ बड़ी होने लगती है, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। तो खैर उसको वो जो होता है ख़ास तरीके से लिखने, और उनको जो भाषा ऐसे मूक बधिर लोगों के लिए, वो उसे सिखाया जाता है। फिर धीरे धीरे वो बच्ची जो कुछ इशारों में और लिख कर बताती है, उससे अचानक पता चलता है कि ये बच्ची असल में पाकिस्तान की है ही नहीं, ये हिंदुस्तान से आई है। और फिर ये भी पता चलता है कि ये बच्ची मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है। जब बिल्किस को ये बात पता चलती है तो फिर वो उसका नाम बदल देती है। पहले फातिमा रखा था, उसके बाद उसका नाम गीता रखती है। 2015 में ये नाम पूरे देश में बहुत सुर्खियों में था, आपको भी अब याद आया होगा। तो अब फातिमा गीता बन जाती है, क्योंकि पता ये चलता है कि ये हिंदुस्तानी है। अब इसके बाद हिंदुस्तान में ये कहाँ की है, इसके बारे में वहाँ बिल्किस जो है उससे पता करना शुरू करती है। तो वो जो जो चीज़ बताती है, पहले पता चलता है शायद बिहार से, पहले कुछ और से, कहीं से, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल पाता फातिमा उर्फ गीता के माँ बाप का। इसी दौरान में पाकिस्तानी मीडिया में गीता की खबर आनी शुरू हो जाती है कि कैसे एक बच्ची लाहौर पहुंची, उसके बाद कराची पहुंची, कैसे वो फातिमा से गीता बनी। वो खबर पाकिस्तान से हिंदुस्तान की मीडिया में भी आती है। अब ये खबर सुर्खियों में आती है, गीता के नाम हर तरफ छपने लगते हैं, न्यूज़ चैनल पे दिखाए जाने लगते हैं। तब हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। और सुषमा स्वराज जानी जाती थी ऐसे लोगों के लिए जो विदेश में किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों को लाने का हिंदुस्तान में काम किया। बल्कि कई बार तो कई लोगों ने सिर्फ ट्वीट कर दिया, और उस ट्वीट को नोटिस करते हुए सुषमा स्वराज ने उनकी मदद की। ये उनकी एक कामयाबी थी, और उन्होंने बहुत लोगों की मदद की। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि अब वो हमारे बीच में है नहीं। और बहुत ही अच्छी लेडी थी, मुझे कई बार उनसे मिलने का मौका मिला। तो सुषमा स्वराज की कानों तक भी गीता की कहानी पहुंचती है। इसके बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए
ईदी वेलफेयर तक ये बात पहुंचती है। अब चूंकि जब गीता पाकिस्तान पहुंची थी, 11-12 साल की बच्ची थी, बिना पासपोर्ट, बिना कागज, कोई उसके पास था नहीं, जैसे बजरंगी भाई में दिखाया गया फिल्म में। तो अब ये मुश्किल कि कैसे उसको वहाँ से यहाँ लाया जाए और ये कैसे हो कि वो हिंदुस्तानी है। लेकिन तब ऐसे मोड़ पर सुषमा स्वराज जी ने मदद की और उन्होंने कहा कि ये चूंकि हिंदुस्तानी है और वहाँ की जो बिल्किस है उनके हिसाब से भी, तो इसलिए बिना कागजी कोई दिक्कत ना आए, भारत सरकार गीता को वापस हिंदुस्तान लाएगी। उसके बाद ये मुहिम रंग लाई सुषमा स्वराज जी की और गीता हिंदुस्तान आती है 2015 में, 2015 में। करीब पाकिस्तान में 12 साल रहने के बाद जब वो हिंदुस्तान 2015 में आई, तब उसकी उम्र थी 24 साल। अब यहाँ आने के बाद गीता के माँ बाप की खोज शुरू होती है नए सिरे से। एक फैमिली बिहार में दावा करती है कि वो गीता के माँ बाप है और बहुत सारी चीज़ें वो बताती हैं, वो लगभग सही भी होता है, लेकिन जब डीएनए टेस्ट होता है तो वो फर्जी निकलते हैं। इसके बाद और कई इलाकों के लोग दावा करते हैं कि वो गीता के जानने वाले, वो सारे भी फर्जी निकलते हैं। करीब 20 परिवार इस दौरान में सामने आता है जो गीता को अपनी बेटी बताने का दावा करता है कि वो खो गई थी, ये सारी चीज़ें, लेकिन वो सारे फर्जी निकलते हैं। इसके बाद जो अपनी भारत सरकार है, चूंकि गीता आ गई लेकिन अब उसके माँ बाप का पता नहीं है, क्या करें, तो इसीलिए उसको एक इंदौर के एक एनजीओ के पास सौंप दिया जाता है ताकि गीता की देखभाल कर सके और उसकी परवरिश कर सके। तो अब गीता हिंदुस्तान आने के बाद इंदौर पहुंच जाती है और वो इंदौर में रहना शुरू करती है। इस दौरान में उसके माँ बाप की तलाश जारी रहती है, लेकिन कई बार लगता है मिल गए, फिर होता है कि नहीं मिले, और वो जो कुछ बताती है उस हिसाब से भी खोज जारी रहती है। लेकिन हिंदुस्तान आने के अगले 5 साल तक गीता के माँ बाप का कोई सुराग नहीं मिलता। इधर बिल्किस को खास लगाव था गीता से, वो लगातार गीता के बारे में पता करती रहती हिंदुस्तान में, उसके टच में थी, बात भी करती। वो जो खास जरिया था उनका, जो एक मूक और बधिर लोगों को बोलने और सुनने के लिए होता है, चूंकि उन्होंने रखा था, तो गीता के जरिए वो सारे अपडेट उसके माँ बाप का लेती रहती थी। 5 साल बीत गए गीता इंदौर में, लेकिन गीता के माँ बाप का कोई सुराग नहीं मिला। हफ्ता भर पहले पाकिस्तान के कराची से खबर हिंदुस्तान आता है और ये खबर पहली बार खुद बताती हैं बिल्किस, जिन्होंने गीता को अपने साथ 12 साल रखा अपनी बेटी की तरह। गीता का नाम सुषमा स्वराज ने हिंदुस्तान की बेटी रखा था और बिल्किस अपनी बेटी की तरह गीता को मानती थी। यही वजह है कि जब उन्होंने उसका नाम फातिमा रखा और जैसे ही पता चला कि वो हिंदुस्तान से और हिंदू है, उन्होंने फौरन उसका नाम गीता दिया था। लेकिन अभी तक 2 नाम आपको बताया, फातिमा भी गीता का नाम नहीं और गीता का नाम गीता भी नहीं। माँ बाप की खोज जारी है। इस दौरान यहाँ आने के बाद इंदौर में जिस एनजीओ के साथ थी, वो उससे खास तरीके से उन्होंने ट्रेन करना, उसको सोचना समझना, इशारों में बात करना सिखाया। इसके जरिए अब गीता के माँ बाप और घर वालों का पता लगाने की कोशिश शुरू होती है। तो गीता बताती है कि उसे बचपन की धुंधली जो यादें थी, क्योंकि उस वक्त उसकी उम्र 11-12 साल थी, वो छोटी सी नदी की बात करती है, पहाड़ की बात करती है, मूंगफली की बात करती है और इस तरह की कुछ चीजें जो एक खास इलाके की तरफ ध्यान दिलाती थी। अब ऐसे इलाके को ढूंढना शुरू किया गया। अब इन इलाकों के साथ एक और बड़ा सवाल था कि वो कौन सा इलाका है जो गीता के इस बताई हुई जगह, जहाँ पे मूंगफली के पेड़ हों, जहाँ पे पहाड़ हो, जहाँ छोटी नदी हो, पास में रेलवे ट्रैक हो, स्टीम वाला इंजन हो जो गाड़ी चलती है, ये सारी चीज़ें कहाँ एक साथ हो सकती हैं। और उसमें एक और था कि गीता को जिस तरीके से वो चावल खाती थी, वो चावल उसे बहुत पसंद था। तो ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ बचपन से ही इस तरह से चावल भी लोग खाते हैं। नाक में एक नोस्पिन बना हुआ था और वो पैदाइशी उसको जब बच्ची थी तब से बना हुआ था। तो ये इलाका ऐसा कौन सा, ऐसी संस्कृति कहाँ की है, ये सारी चीज़ें अब ऐसे इलाके को ढूंढना शुरू किया इंदौर के इस एनजीओ ने, अलग अलग लोगों की मदद लेकर। इस दौरान में एक और सवाल का जवाब था। उस सवाल का जवाब मिलते ही शायद गीता के माँ बाप और घर वाले मिल जाते, और वो ये था कि आखिर गीता एक 11-12 साल की बच्ची हिंदुस्तान से पाकिस्तान कैसे गई। अब वो हवाई जहाज से जा नहीं सकती थी
क्योंकि आपको एयरपोर्ट बाकी चीजें, सड़क क्रॉस नहीं कर सकती थी, बॉर्डर पर सिक्योरिटी होती है। तो एक ही चीज बची, ट्रेन। बजरंगी भाईजान की भी कहानी ट्रेन में ही। तो अब ऐसे इलाके को भी ढूंढना शुरू किया गया जहां से कोई ऐसी ट्रेन चलती हो जो अमृतसर जाती हो, और फिर अमृतसर से आपको पता है समझौता एक्सप्रेस भी चलती है, या फिर दिल्ली की तरफ आती हो, क्योंकि समझौता एक्सप्रेस दिल्ली से भी जाती हो। तो अब ऐसे इलाकों को ढूंढना शुरू किया गया। ढूंढते ढूंढते ये जो संस्थान थी जहां पे इंदौर में ये काम करती थी, जो गीता के लिए, तो इन लोगों ने अब ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते बहुत सारी जब इसकी चीजें सामने आई तो पता चला कि छोटी नदी, मूंगफली और गन्ने के खेत, डीजल इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी, ये सारी चीजें महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में एक जगह से बेहद मिलती जुलती है। और इसी के बाद ये आनंद सर्विस सोसाइटी है जो जिसने गीता को अपने पास रखा था, पाला पोसा भारत सरकार ने दिया था। तो परभणी एक जगह है, परभणी में ये सारी चीजें जो गीता बता रही थी इशारों में, वो सारी चीजें मिलती जुलती थी। इसके बाद ये तय हुआ कि गीता को उस इलाके में लेकर जाया जाए। अब गीता को लेकर ये लोग परभणी पहुंचते हैं, वहां पे कोई खास कामयाबी नहीं मिलती। इसके बाद उसी के एक इलाके में वो जाते हैं जिंतूर। ये जिंतूर पहुंचते हैं। जिंतूर पहुंचते हैं, वहां से जाकर लोगों से कहते हैं कि वो गीता के माँ बाप अगर कोई जानते हैं तो बताए, या कोई गीता को पहचानता है तो वो बताए। और गीता को इस तरीके से लोगों के पास ले जाकर मिलाते हैं। गीता से कहते हैं तुम्हें ये इलाका कुछ देखा देखा लगता है कि नहीं लगता है। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इसी दौरान में एक महिला अचानक सामने आती है। उसकी उम्र थी करीब 70-71 साल। मीणा नाम था उसका। और वो गीता को देखते ही पहचान जाती है। वो कहती है मेरी बेटी है। अब चूंकि 20 बार ऐसे कम से कम 20 से ज्यादा लोगों ने दावा कर लिया था गीता को, 15 और 16 के दौरान तो ज्यादा, क्योंकि तब वो मीडिया की सुर्खियों में थी। फिर धीरे धीरे ये रफ्तार कम हुई। तो एक महिला अचानक सामने आती है और कहती है कि ये मेरी बेटी है, लेकिन इसका नाम गीता नहीं है, इसका नाम राधे है, बल्कि राधा है। अब उस माँ के कहने पे अचानक भरोसा तो किया नहीं जा सकता था। तो फिर उससे पूछा कि कोई निशानी बताओ। तो उसने कहा कि राधा के पेट पे एक जलने का निशान है। जब देखा गया तो वाकई गीता के पेट पे एक जलने का निशान था। ये बात इससे पहले जितने भी दावेदार थे किसी ने नहीं बताई थी। और उस वक्त माँ उससे पहले गीता से कभी मिली नहीं थी। तो पहली चीज जब ये सुना तो लोग चौंक गए। फिर उसने कहा कि सेम ऐसे ही जलने का निशान मेरी दूसरी बेटी के पेट पर भी है। जब उसकी दूसरी बेटी को देखा गया तो वाकई सेम निशान उसके भी पेट पे। फिर उसने बताया कि हमारे गांव में ये एक रिवाज, एक चलन है कि अपनी बेटी जब पैदा होती हैं तो बुरी नज़र, बद नज़र से बचाने के लिए हम उसको ऐसे पेट पे एक तरह से जलाते हैं थोड़ा सा, ताकि कई होता है ना, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पे ये तरीका था। तो उसने बताया कि हमने इसलिए इसके पेट पे ये जले का निशान बनाया था ताकि ये बुरी नज़र से बच सके। अब ये सारी चीज़ें, उसकी बेटी के निशान, फिर उसने पूरी कहानी बताई। उस मीणा ने बताया कि जब ये 11-12 साल की थी तब अचानक गायब हो गई थी। हमने उसे काफ़ी ढूंढा, मिली नहीं। अब सवाल ये था कि वो वहाँ से गायब होकर पाकिस्तान कैसे चलेगी, तो उसका भी जवाब मिला। ये वहाँ से परभणी गई, वहाँ से चलती एक सचखंड एक्सप्रेस ट्रेन, और सचखंड एक्सप्रेस जो है ये औरंगाबाद होते हुए, दिल्ली होते हुए अमृतसर जाती है। तो ये पहुंची अमृतसर। अमृतसर रेलवे स्टेशन से बहुत मुमकिन है कि ये दूसरी गाड़ी में बैठ गई जो थी समझौता एक्सप्रेस, जो लाहौर तक जाती है। तो अब दो चीजें यहाँ पे कॉमन, एक उस गांव में एक महिला ने पहचान लिया, दूसरा वहीं से स्टेशन से एक ट्रेन चलती है जो अमृतसर, और अमृतसर से फिर समझौता एक्सप्रेस। तो पाकिस्तान जाने की कहानी भी हजम होती है। तो इन सारी चीज़ों ने फिर ये पुख्ता कर दिया कि वाकई मीणा ही गीता की माँ है और उसका असली नाम राधा है। करीब 1.5 महीना जिंतूर में रही गीता,
इस दौरान में बाकी लोगों ने भी उस कहानी को मुहर लगाई कि हाँ, एक इनकी बेटी 11-12 साल की गायब हुई थी, उम्र भी मैच कर रहा है, सब कुछ। फिर ये भी पता चला कि गीता की एक बहन के अलावा एक भाई था, वो भी गायब हो गया, उसका अभी तक सुराग नहीं मिला है। और हाल के कुछ साल पहले गीता के जो असली पिता थे उनकी डेथ हो गई, मौत हो गई। तो मीणा ने दूसरी शादी कर ली और शादी के बाद वो परमड़ी छोड़कर औरंगाबाद पहुंच गई और औरंगाबाद में ही रहती है। गीता भी औरंगाबाद गई, कुछ वक्त तक रही, लेकिन ऑफिशियली वो अपने माँ बाप के पास अभी नहीं गई है। उसकी एक वजह है, अब होना है पहले सौंपने से पहले भारत सरकार को गीता का डीएनए टेस्ट कराना उसकी माँ के साथ। अगर ये डीएनए टेस्ट मैच कर गया तो फिर फातिमा उर्फ गीता उर्फ राधा, इन तीनों का सच सामने आ जाएगा और गीता को उसकी माँ मिल जाएगी, उसका परिवार मिल जाएगा करीब 20 साल बाद। और अगर मैच नहीं किया तो गीता के परिवार की तलाश आगे भी जारी रहेगी। लेकिन इस बार उम्मीद यही है कि शायद गीता को उसकी माँ मिल गई है और डीएनए का ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्ट्री के पास भी सैंपल है गीता का, क्योंकि कई लोगों के साथ डीएनए करवाया जा चुका है। और जिस तरीके की यहाँ पे चीज़ें और सारी बातें सामने आई, उससे ये पूरी उम्मीद है कि इस बार सचमुच गीता की माँ मिल चुकी है। तो ये वही गीता थी जो 2015 में सुर्खियों में थी। अब 6 साल के बाद माँ मिल गई है और पाकिस्तान में जो उसकी दूसरी माँ बिल्किस, वो बेहद खुश हैं कि कम से कम गीता को उसकी माँ मिल गई है। इस बीच में एक और भी बात बताता हूँ कि यहाँ आने के बाद 2015 से 2020 के दौरान में बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए गीता से शादी करने की भी पेशकश की। अभी तक गीता ने शादी नहीं की है। अब देखिए, माँ मिल जाए, हो सकता है माँ शादी कराए और या फिर गीता को कोई पसंद आ जाए वो कर ले। लेकिन कुल मिलाकर हैप्पी एंडिंग का शायद वक्त आ गया है। तो ये बिल्किस उर्फ गीता उर्फ राधा की कहानी थी। अब आपको बजरंगी भाईजान की जो मैंने शुरुआत में मिसाल दी थी, बेहतर अब आपको समझ में आया होगा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, क्योंकि कल संडे है और संडे आप भी छुट्टी कीजिए, दुआ कीजिए कि हमारी भी छुट्टी हो, ऐसा कुछ ना हो। तो अच्छे रहिए, आपके अपने भी अच्छे रहें, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। सोमवार को मुलाकात होगी नई कहानी के साथ रात 9 बजे। थैंक यू वेरी मच।